हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जैसैनी क्लासेज में। तो हम आज हिस्ट्री के जो एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत में हम सेकंड पार्ट में देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। तो आपको कुछ सबसे पहले हम आपको विस्तृत से बता देते हैं, उसके बाद में हम टॉपिक से समझेंगे। तो सिंधु सभ्यता में स्पष्ट रूप से हम कोई भी राजनीतिक संरचना नहीं मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था है, तो हम कह सकते हैं जो राजनीतिक संरचना नहीं मिलती है, किंतु इतिहासकारों के द्वारा इनके बारे में कुछ गलत में कुछ लक्षणों के आधार पर राजनीतिक संरचना की संभावना को व्यक्त की गई है। हड़प्पा सभ्यता की एक रूपता जिसमें नगर नियोजन, मृतवहन आदि के आधार पर किसी प्रकार के केंद्रीय शासन की भी संभावना दिखाई पड़ती है। हम प्राचीन काल में जो मौर्य काल यानी प्राचीन काल में जो मौर्य काल में जो कौटिल्य ने गढ़ यानी किला को राज्य का एक आवश्यक अंग बताया है। अतः हड़प्पा सभ्यता में पश्चिमी टीला किसी प्रकार के शासक वंश को इंगित करता है यानी बताता है। तो हम कह सकते हैं जो पश्चिमी टीला है वो एक प्रकार से जो शासक वंश को इसमें इंगित करता है। कोथड़ा की अगर बात करते हैं तो उसमें प्राप्त जो मृतभांड प्राप्त हुए हैं उन पर है सैनिकों का चित्रण है। सैनिक वर्ग को ये दर्शाता है। तो सुरकोटड़ा में जो प्राप्त मृतभांड है ये किसको दर्शाते हैं, तो ये जो सैनिकों के चित्र को सैनिक वर्ग को ये दर्शाता है। जबकि जो विशाल अन्नागार है जिसमें जो अन्न को यानी गेहूं को स्टोर किया जाता था, इसमें गेहूं, चावल आदि जो और राजकोष के रूप में ये इस्तेमाल किए जाते थे। तो हम आप समझते हैं जो हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि। कृषि में भी हम फसल उत्पादन और पशुपालन के रूप में देखेंगे, और शिल्प उद्योग में किस प्रकार से कौन कौन से उद्योग इनके बारे में हम देखेंगे। और व्यापार में देखेंगे हम सबसे पहले आंतरिक और विदेशी व्यापार के बारे में, इनके हम एक एक के बारे में इनमें चर्चा करेंगे। तो कृषि में अगर हम देखते हैं तो कृषि में जो फसल उत्पादन के मामले में देखते हैं तो गेहूं, जो सरसों के हमें साक्ष्य मिलते हैं, मटर, कपास, जो कपास को सैंडौन, और जुते हुए खेत यानी कालीबंगा में हमें प्राप्त हुए हैं। और हल्के साक्ष्य की अगर बात करते हैं तो वनावली में हल्के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो कृषि अवशेष यानी अन्नागार विकसित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अगर बात करते हैं तो फसल में आप समझ गए होंगे, गेहूं, जो सरसों, मटर, कपास और जुते हुए खेत जो कि कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। और हल्के जो साक्ष्य की अगर बात करते हैं तो ये वनावली से प्राप्त हुआ है। और हम कृषि अगर अवशेष की बात करते हैं तो अन्नागार जो कि एक विकसित यानी डेवलपमेंट में पूरी तरह से मिला है। पशुपालन की अगर बात करते हैं तो कुबड़ वाला बैल प्राप्त हुआ है, और बैल, भैंस, गाय, बकरी ये भी हमें साक्ष्य मिले हैं। कृषि अगर कार्य में अगर बात करते हैं तो परिवहन, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन की जो पशुपति की इसमें मुद्रा भी प्राप्त हुई है। इसके बाद में हम अगर और भी इसमें हम देखेंगे पशुपालन में, तो हम उससे पहले हम शिल्पकार की भी अब बात करते हैं। तो शिल्प उद्योग में हम देखते हैं तो ईंट उद्योग, ईंट, वस्त्र उद्योग, आभूषण निर्माण और मन का निर्माण और नाव का निर्माण और धातु कर्म यानी नर्तकी की हमें मूर्ति भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं व्यापार की, दो विनिमय प्रणाली की और परिवहन और मापतोल जो प्रणाली है। अब इसमें हम बात करते हैं अगर तो आंतरिक की बात करते हैं तो खेतड़ी जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसमें क्या मिलता है, तावा, तावे के लिए जाना जाता है खेतड़ी। और बलूचिस्तान ये टिन के लिए, और सोना ये दक्षिण से प्राप्त होता है। विदेशी व्यापार की अगर बात करते हैं तो मोसोपोटामिया में, और सारगोन अभिलेख और मुहरे ईरान और
अगर बात करते हैं तो बहरीन। अगर आयात निर्यात की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो इधर देखते हैं तो इसमें हमें सैंडोम सभ्यता और मेलुआ जो कि हड़प्पा सभ्यता से ये प्राप्त हुई है। देन इसके बाद में जो हम ये पशुओं में देख लेते हैं हम, और ये हमें जैसे आयात निर्यात में देखते हैं तो बहुमूल्य पत्थर और सोना चांदी ये आयात इनका होता था। निर्यात क्या करते हैं तो लकड़ी का सामान और जो हाथी दांत की वस्तुएं और कपास जो कि सैंडम ये निर्यात किए जाते थे। अब बाद की अगर बात करते हैं तो लोथल से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इनमें अगर कृषि में अगर बात करते हैं तो हमें लोथल से क्या हुए, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमें लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए जो कि ये क्या है, एक अपवाद है। देन इसके बाद में अगर देखते हैं तो विनिमय प्रणाली के, तो इसमें वस्तु विनिमय परिवहन की अगर बात करते हैं तो दो पहिया गाड़ी और चार पहिए वाली गाड़ी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। नाव अगर बात करते हैं तो नाव जल परिवहन का काम आती है और गोदीवाड़ा यानी लोथल से ये इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मापतौल की बात करते हैं तो ये लोथल से मिली है जो कि हाथी दांत के स्केल था और बांट प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो तराजू के पलड़े प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मापतौल प्रणाली में अगर बात करते हैं तो अब हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक व्यवस्था विकसित स्थिति में थी, लेकिन यहाँ संगठित एवं विकसित कृषि मौजूद भी थी जिसमें गेहूं, जौ, सरसों और मटर, चना एवं कपास की खेती की जाती थी। कालीबंगा से अगर प्राप्त हुए हैं तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें तथा बनावली से हमें मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात हम हड़प्पा वाली जो कृषि तकनीकों से परिचित थे। अतः अब जो अधिशेष कृषि की जो स्थिति मौजूद थी, यहाँ पाए जाने वाले जो विशाल अन्नागार थे जो कृषि अवशेष के लिए जो कि ये प्रगति प्रमाण करते हैं। और हड़प्पाकालीन अगर पशुपालकों के अंतर्गत गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ आदि को हम पालते थे जिनका प्रयोग हम कृषि, परिवहन एवं भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में अगर बात करते हैं तो शिल्प का उपयोग विकसित अवस्था में प्राप्त किया है। यहाँ पर पकी हुई ईंटें, बने हुए मकान ईंट उद्योग को सूचित करते हैं। साथ ही वस्त्र निर्माण, मृत भांड निर्माण, हाथी की जो वस्तुएं, हाथी दांत की जो वस्तुएं, मन का निर्माण और आभूषण निर्माण आदि की भी इसमें क्या होती है, शिल्प भी मौजूद थी। मोहरों पर नावों का चित्रण एवं नाव निर्माण का साक्ष्य देता है। हड़प्पा सभ्यता व्यापार की दृष्टि से भी विकसित सभ्यता थी। यहाँ पर खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान, कर्नाटक आदि में आंतरिक व्यापार होता था। और अगर बात करते हैं तो जबकि मेसोपोटामिया, ईरान, बहरीन तथा अफगानिस्तान में अगर बात करते हैं तो विदेशी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से अगर प्राप्त की अगर बात करते हैं तो सारगोन अभिलेख जो कि विदेशी व्यापार के साक्ष्य है। अगर हम बात करते हैं तो विनिमय प्रणाली के रूप में तो वस्तुएं प्रणाली जो प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं तो इसमें मुद्रा का विकास नहीं दिखाई देता है। उस समय मुहरों का पहचान अंकित करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। परिवहन के लिए दो पहिया गाड़ी और चार पहिया गाड़ी तथा परिवहन के लिए नावों का इस्तेमाल किया जाता था। जल परिवहन के लिए नावों का प्रयोग किया जाता था। और लोथल के जो गोदीवाड़ा से हमें ये विकसित जल परिवहन को प्रमाणित करता है। मापतौल के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो लोथल से प्राप्त जो हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से हमें तराजू के पल्ले विकसित मापतौल प्रणाली की ओर ये इशारा करते हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कौन कौन सी थी।
अब सबसे पहले हम देखते हैं तो इसमें वर्षा विभाजन, जिसमें 4 वर्ग है। इसमें फर्स्ट देखते हैं तो पुरोहित जो कि विद्वान, और हम बात करते हैं तो सैनिक, ये सुरकोतड़ा से अगर बात करते हैं, और जो व्यापारी ये विदेशी, और श्रमिक, इसमें 4 वर्ग मिलते हैं। और ये विषमता का प्रमाण देते हैं, और घंटों की संरचना, और धातु और मिट्टी के आभूषण। इसमें अगर बात करते हैं तो हम तो मात्र सत्तात्मक समाज रहा है इसमें। इसमें नारी यानी जो, और मात्र देवी की इसमें मूर्ति प्राप्त हुई है। रहने के लिए खान और रहन सहन और खान पान की अगर बात करते हैं तो सूती और ऊनी वस्त्र इसमें प्राप्त हुआ है। वस्त्रों का इसमें फैशन से भी ये परिचित थे, और ये चंदोदड़ों में जो रंगन सलाख, जो कि ये एक तरह से लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं चंदोदड़ों में, और मनके और कागज काजल, और लोथल से हमें कंगी यानी हाथी दांत की कंगी। खान पान में अगर बात करेंगे हम, अब हम मनोरंजन के अगर साधन की अगर बात करते हैं तो मछली पकड़ना, शिकार करना, और पशु पक्षियों का जो, और इसमें अगर देखते हैं तो धोलावीरा से ये स्टेडियम में प्राप्त हुए हैं, और लोथल से हमें पासा और नर्तकी की मूर्ति। और अगर अब बात करते हैं तो अंत्येष्टि क्रिया की अगर बात करते हैं तो इसमें जो 3 प्रकार की होती है, इसमें पूर्व शवाधान हड़प्पा यानी दफनाया जाता था, और आंशिक शवाधान की अगर बात करते हैं तो इसमें दफनाया जाता था, और कलश शवाधान की अगर बात करते हैं तो ये दान संस्कार को दर्शाता है। और अगर हम बाद की बात करते हैं तो लोथल से हमें युग्मित शवाधान प्राप्त हुए हैं। तो लोथल में अगर बात करते हैं तो उसमें एक साथ नर और नारी दोनों प्राप्त हुए हैं। खान पान की अगर बात करते हैं तो हम इसमें सर्वाहारी यानी सभी चीज़ खाते थे। शाकाहार में अगर बात करते हैं तो जौ और गेहूँ, और मांसाहार में अगर बात करते हैं तो मछली और बकरी को ये खाने में ये उपयोग लेते थे। अब हम देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन किस प्रकार से, तो इसमें हम देखते हैं तो जैसे मंदिर जैसा कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन। प्रकृति में अगर बात करते हैं हम, तो प्रकृति में पूजा ये भूमि की पूजा करते थे, जो कि मातृ देवी की ये पूजा। और हम पशु पूजा में अगर बात करते हैं तो ये पशुपति की मोहर, जो कि हाथी, चीता, गेंडा, भैंस यानी बैल यानी पशुपति शिव की ये पूजा करते थे। लिंग पूजा की अगर बात करते हैं तो शिवलिंग जैसी आकृति भी यहाँ पर प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता में। और वृक्ष पूजा की अगर बात करते हैं तो मुहरों पर पीपल वृक्ष का अंकन प्राप्त होता है। अग्नि पूजा की अगर बात करते हैं तो अग्नि पूजा में कालीबंगा से हमें अग्नि वेदिकाएँ, जिसमें पशुओं की जली हुई हड्डियाँ प्राप्त हुई है। ताबीज की अगर बात करते हैं तो हड़प्पा से भूत प्रेत और जादू टोना आदि के भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो भूमि की पूजा में मात्र देवी की पूजा, और पशु पूजा में देखते हैं तो पशुपति की मोहर पे जो हाथी, चीता और गाय, बैल आदि के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। लिंग पूजा में शिवलिंग जैसी आकृति मिली है। वृक्ष पूजा में पीपल की वृक्ष का अंकन किया गया है। और अगर अग्नि पूजा में बात करते हैं तो कालीबंगा से अग्नि वेदिका है, जिसमें जो पशु की जली हुई हड्डियों की प्राप्त हुई है। ताबीज की अगर बात करते हैं तो हड़प्पा से ये भूत प्रेत, जादू टोना आदि के भी ये साक्ष्य मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हम मेसोपोटामिया के जो समान मंदिरों जैसी कोई संरचना नहीं दिखती है, किंतु यहाँ मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पावासी मूलतः प्रकृति पूजक थे, जो कि संभवतः दो बे उत्पादन के साधनों की भी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति की पूजा की जाती थी, जिसमें एक नारी मूर्ति का के भ्रूण से पौधे को निकालते हुए दिखाया गया है। इस तरह हड़प्पावासी मातृ देवी को भूमि के रूप में भी पूजते थे।
मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त पशुपति के जो मोहर के ज्ञात होता है, पशुओं की पूजा की जाती थी। इस मोहर पर एक 3 ओंक वाले व्यक्ति का अंकन मिलता है। साथ ही आसपास जो हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस, बैल आदि का भी अंकन इसमें देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता से अगर कोई स्थलों की अगर शिवलिंग के समान आकृति प्राप्त हुई है, जिसमें इतिहासकार इसे लिंग पूजा के प्रमाण भी के रूप में भी देखते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो कई मोहरों पर पीपल के वृक्ष के अंकन भी मिलता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि हड़प्पा वासियों के जीवन में पीपल के वृक्ष का भी विशेष स्थान रहा होगा। कालीबंगा से ज्ञात अग्निकुंडों से ये प्राप्त होती है कि तथा इसमें पशुओं की अधजली हड्डियां मिली है, जिन्हें अग्नि पूजा में साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की जो बड़ी मात्रा में ताबीज़ों की प्राप्ति हुई है, जहाँ पर ये तात्कालिक हम कह सकते हैं समाज में भूत प्रेत, जादू टोना आदि और अंधविश्वास को ये दर्शाता है। इसके बाद में हम देखेंगे अब हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्पकला और तकनीकी के बारे में अगर बात करते हैं तो हम तकनीकी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें जल निकासी के और ग्रिड पद्धति, जल संरक्षण, स्वच्छता, मापतौल प्रणाली, धातु विज्ञान और द्रव्यमान विधि और नृत्य की मूर्ति। शिल्पकला की अगर बात करते हैं तो मूर्ति कला, मोहर निर्माण, यह कोई शैल खड़ी यानी कांसे की मोहर, वर्गाकार और आयताकार और वृत्ताकार वस्तुओं के अलंकरण और मन का निर्माण, इसमें चित्रकारी लिपि भी हमें प्राप्त होती है। तो हम इनके बारे में देखेंगे। नगर नियोजन भी इसमें प्राप्त। अब हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अगर बात करेंगे हम, तो नगरीय जो चरण का है पतन किस प्रकार से ये हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आकस्मिक पतन के बारे में बात करते हैं, जो अचानक ही ये पतन हुआ है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें पारिस्थितिकी जो असंतुलन के द्वारा पतन, इसके बारे में बात करेंगे तो आर्यों के आक्रमण से सबसे पहले देखते हैं। तो मल्टीमर जो कि व्हीलर हैं उनके द्वारा और गार्डन चाइल्ड के द्वारा जो जो बहरूपिया और ये पुरंदर इंद्र, तो ये एक साथ कई जो इनके द्वारा कंकाल प्राप्त हुए हैं ये। दैन इसके बाद में अगर बात करते हैं तो परिस्थिति यानी डीपी, अग्रबार यानी नदियों के मार्ग परिवर्तन, और रंगनाथ के द्वारा अगर बात करते हैं, रंगनाथ नाव के द्वारा, तो इसमें बाढ़ के द्वारा पतन बताया गया है। और राइल डेकर के द्वारा बात करते हैं तो ये भूकंप के द्वारा इनके द्वारा ये पतन बताया गया है। ये सामान्य सिद्धांत है पारिस्थितिकी और वो असामान्य सिद्धांत है। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का अगर तात्पर्य कि अगर समस्या जो सभ्यता के अगर नगरीय चरण के बारे में पतन के बारे में बात करते हैं, अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता के अपने ग्रामीण चरण में ये प्रवेश कर गई थी, लेकिन पतन के संदर्भ में ये मार्टिन बेलर एवं जो गार्डन चाइल्ड के आर्य आक्रमण के सिद्धांत के प्रमाणिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इस सिद्धांत से संबंध में कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए वर्तमान में इस सिद्धांत को स्वीकारा नहीं किया गया है। पतन के संदर्भ में पारिस्थितिकी संतुलन असंतुलन को जो प्रमुख कारण बताया गया है, ये सिद्धांत फेयर सर्विस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या के द्वारा जो संसाधनों की असीमित दोहन की समस्या उत्पन्न हुई तथा बाद में अगर बाढ़, सूखा, भूकंप, जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों को और मार्ग में परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप हम बात करते हैं तो जल की कमी के कारण भी ये हो सकता है। अतः कृषि उत्पादन अधिशेष में भी कमी आई होगी। इसके चलते हुए शिल्प एवं उद्योग सीमित हुए, व्यापार बाधित हुआ और परिणाम स्वरूप नगर की जो पतन की ओर ये उन्मुख हुए। इस प्रकार की जो हड़प्पा सभ्यता है जो पुनः अपने ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गई, जिससे उत्तम जो उत्तर हड़प्पा है उसमें सभ्यता के जो नाम पर ये जाना जाता था। अगर हम बात करते हैं तो उत्तर हड़प्पा सभ्यता के लक्षण के बारे में अगर बात करते हैं तो लक्षण में देखते हैं हम, तो इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नगरीय, तो ये ग्रामीण और जो
कांस्ययुगीन से अगर बात करते हैं तो इसमें तांबा और पत्थर का प्रयोग किया गया। और लंबी दूरी का व्यापार समाप्त, और शवों के साथ घोड़ों के साक्ष्य भी इसमें मिलते हैं, जो कि सुरकोटला जो कि पश्चिमी क्षेत्र में, और चित्रकारी में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो ये 2100 से 1750 बीसी, जो कि अहार सभ्यता और मालवा सभ्यता की अगर बात करते हैं तो 1500 से 1200 बीसी, और 1400 से 700 बीसी अगर बात करते हैं तो जौरवे सभ्यता के बारे में हम देखेंगे। तो वनाल या फिर हार सभ्यता के बारे में देखते हैं तो इसके विस्तार की देखते हैं तो ये राजस्थान में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर इसमें प्रमुख स्थल की अगर बात करते हैं तो हार, गलुंद, बाराथल। तांबे का व्यापक प्रयोग किया गया है, और घरों के निर्माण में पत्थर और गोरे से ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। चावल एवं गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक ग्रामीण सभ्यता भी मिली है। मालवा सभ्यता की अगर बात करते हैं तो विस्तार की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश। स्थल की अगर बात करते हैं तो एरण यानी कायदा, नावदा टोली। काले एवं लाल मर्तबांड जो कि बर्तनों की गुणवत्ता। फसल की अगर बात करते हैं तो गेहूं, अलसी और चावल। घरों की अगर संरचना की बात करते हैं तो वर्गाकार और वृत्ताकार। और ग्रामीण की अगर बात करते हैं तो ग्रामीण सभ्यता और तांबे का इसमें सीमित उपयोग। विस्तार की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र, अहमदनगर। स्थल की अगर बात करते हैं तो दैमाबाद, इनामगांव और नासिक। आंशिक नगरीय पकी हुई ईंट के मकान भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं जौरवे सभ्यता में। बेर और बबूल के साक्ष्य मिले हैं। आंशिक अगर समाधान की बात करते हैं तो जो पैरों का निचला हिस्सा नहीं है, और आंशिक नगरीकरण इसमें प्राप्त हुए हैं। वैदिक काल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।